हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आपके हाई डिमांड के कारण मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस एडुकार्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपने इसे प्रीवियस मैथ्स, साइंस और साथ ही साथ मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक जो भी आप स्ट्रीम चूज किए हो उसका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपने अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ सीबीएसई द्वारा ऑफिशियली प्रोवाइडेड सोशल साइंस का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। तो चलो इस वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपको सारा का सारा पैटर्न तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जिस टाइप से सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सिंपली हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाई डिड इंडस्ट्रीज लाइक गैस वर्क्स, ब्रेवरीज, बुक बाइंडर्स प्रेफर हैंड लेबर ओवर द मशीन इन द विक्टोरियन ब्रिटेन। यानी कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो ये चैप्टर सिंपली एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर से सिंपली बिलोंग करता है। वहां पर आपने पढ़ रखा है कि जो ब्रिटेन में जो था, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जैसे गैस इंडस्ट्रीज हो गए, ब्रेवरेज इंडस्ट्री हो गए, बुक बाइंडर इंडस्ट्रीज हो गए, इनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक सीजनल वर्क ही होता था। यानी कि इनको सीजनल वर्क ही प्रोवाइड करना पड़ता है, एक सीजन में इनका सारा का सारा काम होता था। वैसे केसेस में अगर वो मशीन खरीद के रख लेते तो उनको मेंटेन करना पूरे साल और साथ ही साथ उसका कॉस्ट एक तो बहुत ज्यादा हाई होता था, तो उन सारे केसेस में वो अच्छे तरीके से प्रेफर नहीं कर पाते थे। जबकि सीजनल वर्कर्स जो थे उन्हें आसानी से मिल जाते थे, जिसके कारण वो क्या करते थे, हैंड लेबर को प्रेफर करते थे। वो मशीन खरीद सकते थे बट मशीन जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकते थे और उसके साथ साथ पूरे ईयर उन्हें क्या करना था, मैनेज करके भी रखना होता था। इसीलिए वो क्या करते थे, हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर करते थे। तो चलिए ऑप्शन नंबर को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है मशीन्स वेयर नॉट अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क्स। ये तो बिल्कुल गलत है कि वहां पे मशीन्स अवेलेबल ही नहीं था, तो ये गलत है। बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में हमें दिया है डिमांड ऑफ सीजनल सो मेंटेनिंग द मशीन्स फॉर द इंटायर ईयर डिड नॉट सीम्स इकोनॉमिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है फिलहाल तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ रखा है। आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज वेयर नॉट इन डिमांड। जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज बनाते थे वो डिमांड में नहीं थे, बिल्कुल गलत बात है, बहुत डिमांड में थे। फिर डी पार्ट में है द वर्क्स वाज इंट्रिकेट एंड कुड नॉट बी डन थ्रू मशीन्स। क्या वो मशीन्स के थ्रू बन ही नहीं सकता था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा कि उनको क्या था, सीजनल डिमांड था, जिसके कारण वो हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस वाज नेवर कॉल्ड ऑफ बाय गांधी। कौन सा मूवमेंट जो था, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट जो था, उसे कभी भी गांधी जी के थ्रू कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आपको पता है कि ये सिंपली एंड हो गया था 1921 में, ठीक है। चौरा चौरी कांड तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। बी पार्ट में दिया है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट भी जो था वो सिंपली ये भी हमारा द एंड हो गया था और गांधी जी ने इसे भी क्या किया था कि खिलाफत आंदोलन को भी बंद कर दिया था, ठीक है। सी है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो था वो खत्म हुआ था, ये इसके बारे में देखते हैं। डी पार्ट में क्या, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 1930 में, जो कि साबरमती आश्रम से लगभग 2000 किलोमीटर तक चलकर वो डांडी पहुंचे थे और फिर वहां पर अपने 78 डेलीगेट्स के साथ कब चले थे, तो 12 मार्च 1930 को, और पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 को। ये सारे डेट्स आप सिंपली याद रख सकते हो, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तो ये तो एंड हो गया था, गांधी जी ने एंड कर दिया था। कब, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि यानी कि ए भी एंड हो गया था गांधी जी के थ्रू, एंड खिलाफत मूवमेंट भी कॉल्ड ऑफ हो गया था, साथ ही साथ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी। तो बचा कौन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये कभी भी कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया था गांधी जी के थ्रू। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको केवल आंसर जो राइट है केवल उसे ही नहीं देखना, बल्कि उसे भी कंसीडर करके रखना है कि वो रॉन्ग क्यों है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइडेंटिफाई दिस ग्रुप थ्रू द गिवन हिंट्स।
है ना। ग्रुप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है हिंट्स के थ्रू। क्या है, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक्स द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो नए क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंस पैदा कर देते हैं लाइफ और डेथ के बीच में। जैसे इन आयरलैंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स पीपल्स डाइड ऑफ starvation ड्यू टू देयर डिपेंडेंसी ऑन द क्रॉप इन मिड 1940। ये सारा का सारा बात कर रहा है कि मिड 1940 में कि जिस टाइप से सारा का सारा डिपेंडेंसी था क्रॉप्स के ऊपर लेकर, वो क्रॉप्स कौन सा था बताइए इसके बारे में। तो आयरलैंड वाले चैप्टर के बारे में बात हो रहा है कि आयरलैंड से रिलेटेड जो चैप्टर था, तो ये जो था सिंपली किससे रिलेटेड था, तो पोटैटो से रिलेटेड था, है ना। आलू जो था उससे रिलेटेड सिंपली हमें देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा फोर्थ में आ जाओ। व्हाई डिड महात्मा गांधी मैन्युफैक्चर सॉल्ट टू वायलेंट अ लॉ। महात्मा गांधी ने सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब सॉल्ट को मैन्युफैक्चर क्यों किया, टू वायलेट अ लॉ को मतलब खत्म करने के लिए, वायलेट करने के लिए, मतलब लॉ को नहीं मानने के लिए। तो इसका रीजन हम लोग सिंपली क्या लिख लेंगे, क्योंकि जो सॉल्ट था वो पुअर्स के घर में भी यूज होता था, वो जो हमारे मर्चेंट्स थे उनके घर में भी यूज होता था, और जो छोटे से छोटे फार्मर्स थे उनके घर में भी यूज होता था। इसीलिए उनको लगा कि अगर हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, अगर सॉल्ट को अगर हम लोग पकड़ेंगे, एक मुद्दा बनाएंगे, तो इससे हमें क्या होते हैं कि मर्चेंट्स भी आएंगे, जो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं वो भी निकल कर बाहर आएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ फार्मर्स जिनके घर में अगेन हमारा क्या होता है कि सॉल्ट का यूज होता है, वो भी हमारे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे पी, 3 स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है और आर है। पी में दिया है सॉल्ट टैक्स बॉदर द रिच एंड द पुअर अलाइक। ठीक है, सॉल्ट टैक्स जो था वो पुअर और रिच दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता था, दोनों को समान बॉर्डर करता था। इट जॉइंट्स पीपल इन द कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स। बिल्कुल ये सही जो है, ऑप्शन नंबर ए जो मतलब स्टेटमेंट पी तो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट क्यू क्या है, ब्रेकिंग अ लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट वाज द लिस्ट वायलेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव रिबेलियन। क्या था कि जो सॉल्ट जो था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट जो था वो लिस्ट वायलेंट था, बिल्कुल अच्छी बात है। उससे वायलेंट कहाँ हुआ था, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से। एंड मोस्ट इफेक्टिव रिबेलियन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव हमें देखने को मिला, यानी कि क्यू स्टेटमेंट भी हमारा सही है। आर स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या है, पीपुल्स वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग द लॉ इन एनी अदर फॉर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। चौरा चौरी में हमने देखा था कि लोग जो थे वो क्या करते थे, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे फॉर्म में वो वायलेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोथ पी एंड आर आर करेक्ट, नहीं आर तो हमारा फॉल्स है। ओनली पी इज करेक्ट, नहीं ये भी गलत है। सी ऑप्शन में दिया है पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल बोथ करेक्ट है। पी और क्यू क्या है, दोनों का दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में है तीनों तो बिल्कुल नहीं, आर तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी यूजिंग द गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। हमें क्या करना है कि जो नीचे फिगर दिया गया है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्टी के नाम के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग फिगर देखें तो फिगर से ही तो हमें एकदम पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। अगर आप थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा अगर जानते हो उसके बारे में, तो आप फिगर देखकर ही बता सकते हो कि ये किसका है, एनसीपी का है। ठीक है, किसका, एनसीपी का। फिलहाल देख लेते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1919 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। कैसे फॉर्मेशन हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट से इसका फॉर्मेशन हुआ था। थर्ड में दिया है द पार्टी वांट्स अ हाई ऑफिसेस इन द कंट्री टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में दिया है इट इज अ मेजर पार्टी इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेजर पार्टी है, तो सिंपली कौन सा है, ये हमें एनसीपी देखने को मिलता है। अगर आप ऑप्शन भी केवल देखो तो ऑप्शन से भी समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे बी में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, वो केवल महाराष्ट्र में वर्क नहीं करती बल्कि पूरे नेशनल वाइज वर्क करती है, और उसका सिंबल वो हाथ होता है, लाइक पंजा होता है। ठीक है, ये ऐसा घड़ी तो नहीं होता। बीजेपी ये भी नेशनल पार्टी है, और इसका जो सिंबल है वो सिंपली क्या है, कमल का फूल। ठीक है, और अगर आप देखो डी पार्ट में, तो डी पार्ट में क्या है, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, और उनका क्या है, हाथी छाप सिंपली हमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे आप बता सकते थे कि एनसीपी ही जो होने वाला है इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है।
ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे तरीके से और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सही नहीं है कॉमर्शियल फार्मिंग को लेकर। चलो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा ए बी सी डी की कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में है यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, बिल्कुल सही है। हाई एल्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स इज प्रोमिनेंट इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी मॉडर्न इनपुट जो आते जा रहा है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, HIV सीड्स है उसका यूज कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बट हमें नॉट ट्रू बोला है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इज प्रोमिनेंट इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजर्स आप यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये क्या करते हैं कि ये आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। फिर सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट में है द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन्स द सेम अक्रॉस द वेरियस रीजन, नहीं ये बिल्कुल ही गलत है। हर एक रीजन का अपना अपना मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का एरिया होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, ये हर डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन जो हो सकता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है अक्रॉस द वेरियस रीजन। ठीक है, कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कहीं कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये तो डिपेंड करेगा ना। जैसे अगर आप चाय को ही ले लो तो असम साइड जो होता है उधर बहुत ज्यादा होता है, इधर अगर हम लोग बात करें लोकल एरिया में तो थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, तो वो तो डिफर किया ना। ठीक है, ऑप्शन डी पे देख लेते हैं वो भी क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर बिजनेस एंड नॉट सब्सटेंस। हाँ, तो इसका कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही होता है कि वो बिजनेस के लिए ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सारा का सारा पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 7 में। मैच द आइटम इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ कॉलम बी एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोड विथ रिफ्लेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन 7 में क्या है, खादिन्स दिया हुआ है, उसके साइड में हमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। कुलूस दिया है, ड्रिप इरिगेशन दिया है, कुल्स दिया है, ड्रिप इरिगेशन दिया है, टंकाज दिया है, इन सब के बारे में। तो अगर आप खादिन्स देखो तो खादिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चैप्टर पढ़ रखा है ना ज्योग्राफी, भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहाँ, जैसलमेर। कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसलमेर। ये तो मेरे को 100% है, ये मेरे को 100% है, तो इसलिए मैं तो जाऊंगा कि ए का सेकंड होना चाहिए, और ए का सेकंड है ऑप्शन नंबर ए में और डी में। कुल्स के बारे में क्या है कि वो हिमालय साइड, हिमाचल प्रदेश जो होता है उधर हमें देखने को मिलता है, हिमालय साइड, वेस्टर्न हिमालय हमारे पास ऑप्शन है। तो बी का कौन सा होगा, थर्ड होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ड्रिप इरिगेशन सिंपली हमें मेघालय साइड देखने को मिलता है, और टंका जो होता है बीकानेर साइड हमें प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस आप जिसके ऊपर 100% कन्फर्म हो आप उसके बेसिस पे इसे चूज कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। बाय द 17th सेंचुरी के बारे में बात हो रहा है, एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। अच्छा, अर्बन कल्चर ब्लूम्ड हो जाता है चाइना में। ठीक है, द यूजेज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। ठीक है, प्रिंट डाइवर्सिफाइड, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट सपोर्ट दिस असर्शन। तो किसको सपोर्ट कौन सा कर दे रहा है, चलो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, रीडिंग बिकम द मोनोटोनस एक्टिविटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। प्रिंट कल्चर एक्चुअल में हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे नया नया मतलब क्या हो रहा था कि नया नया इंफॉर्मेशन आता जा रहा था, वैसे वैसे वो क्या हो रहा था, प्रिंट होते जा रहा था डेली। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, पीपुल स्टार्टेड रीडिंग लेस बुक्स एंड मोर पैम्पलेट्स। ऐसा थोड़ी होता है यार कि बुक कम पढ़ना पड़ेगा, पैम्पलेट ज़्यादा पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, मर्चेंट्स बिगेन यूजिंग प्रिंट एवरी डे एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। हाँ, जैसे जैसे उनको ट्रेड का इन्फॉर्मेशन मिल रहा था वो फटाफट प्रिंट करते चले जा रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे जो हमारे पास देखने को मिल रहा था कि वो प्रिंट का अर्बन कल्चर जो था वो ब्लूम्ड हो गया था। ठीक है, चलो ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में देखें, वुमेन्स स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स। कुछ भी दे दिया, कुछ भी। डी ऑप्शन में आ जाओ, सॉरी 9th क्वेश्चन में आ जाओ। हाउ डज द
प्रैक्टिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक आप वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी डिसीजन मेकिंग में जो आगे चलकर जो जीत रहा है वो अगर फॉर्म करता है तो वो क्या करेगा, सिंपली उस पार्ट को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हर एक लोग जो होता है सिंपली पार्टिसिपेट कर पाता है। तो देखिए क्या है, हाउ डज द प्रैक्टिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स आवर डेमोक्रेसी। ए दिया है इट इंक्रीज वोटर बैंक। क्या ये वोटर बैंक को बढ़ा देता है, बिल्कुल गलत बात है यार, कुछ भी बोल देते हो। इट डाइवर्सिफाई कास्ट एक्सप्रेशन, क्या ये कास्ट एक्सप्रेशन को डाइवर्सिफाई करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। सी है इट इंक्रीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, हाँ ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण लगता है हर एक वोटर्स को कि हमारा भी कुछ ना कुछ तो इज्जत जरूर है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में देखें इट गिव्स बर्थ टू न्यू पॉलिटिकल लीडर, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू पॉलिटिकल लीडर को बर्थ करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैज इमर्ज्ड एज एन एमएनसी लेटली, यानी कि कौन सा इंडियन कंपनी जो था वो एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी, दोनों टाइम में सिंपली हमें बोला जाता है, ठीक है, वो बाद में सिंपली लेटली जो है वो इमर्ज्ड हुआ है। ऑप्शन में आपके पास है नाइका है, द मैन कंपनी है, एशियन पेंट है और पूमा है। तो अगर इन सब में देखो तो जो एशियन पेंट है वो सबसे लेट में हमारा एमएनसी बना है। नाइका तो फिलहाल अभी आया है भाई, 1 साल पहले 2 साल पहले उसका नाम हुआ है। पूमा बहुत पहले से है, ठीक है। तो एशियन पेंट जो है वो अभी जो है वो स्टार्टिंग में मतलब जस्ट अभी लेटली सबसे इस सब में लिस्ट में इमर्ज हुआ है। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच्ड पेयर को हमें चूज करना है। कॉलम ए में दिया हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और उसे मैंगनीज, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंगनीज का यूज नहीं किया जाता। बी में देखो सीमेंट इंडस्ट्री में सिलिका, नहीं भाई सीमेंट इंडस्ट्री में आप देखो तो यूज किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, होता है ना उसका फॉर्मूला है ना, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, तो वो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है वहां पे। फिर है सी एल्यूमिनिया स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज बॉक्साइड, बॉक्साइड देखो तो एल्यूमिनियम का ही ओर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ करके रखोगे। फिर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिना में फर्टिलाइजर उसमें तो फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाओ 12th क्वेश्चन में आ जाओ। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, यानी कि ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, असर्शन में देख लेते हैं क्या है। पर कैपिटा इनकम कैन एडवोकेटली कॉन्वे द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या बताता है कि एक कंट्री के डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट करेगा, एक कंट्री डेवलपमेंट करेगा, तो केवल पर कैपिटा इनकम वो बता सकता है कि उनके बेसिक नीड्स उनका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उनका हेल्थ डेवलपमेंट भी आना चाहिए, उनका मतलब हेल्थ डेवलपमेंट आना चाहिए, उनका सोसाइटी में डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा डेवलपमेंट आना चाहिए, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं उनको किस टाइप से ट्रीट किया जाता है, उनको हर टाइप्स का फ्रीडम प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तब जाकर एक कम्युनिटी, एक कंट्री जो होता है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, ठीक है। केवल पर कैपिटा इनकम बढ़ने से कभी वो नहीं कहला सकता। इसके रीजन में क्या दिया हुआ है, हाई इनकम हेल्प्स देम टू अफोर्ड मोस्ट बेसिक नेसेसिटी इंक्लूडिंग फूड, वाटर, एजुकेशन एंड मेडिसिन केयर। यहाँ बिल्कुल ये पर कैपिटा इनकम अगर किसी का ज़्यादा है तो हाई इनकम बस इसमें हेल्प करेगा कि उसको बेसिक नेसेसिटी जो है वो अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब प्रोवाइड कर पाया नहीं कर पा रहा है। तो हमारा असर्शन गलत हो गया और रीजन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है, विच कंट्री हैज द स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। बताइए किसने किया था पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग चैप्टर में क्या था, श्रीलंका ने नहीं किया था, बेल्जियम ने किया था, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ 14th में आ जाओ। सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 पर रूरल हाउस होल्ड हैज बीन टैबुलेटेड बिलो। अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिया है, सोर्स ऑफ क्रेडिट दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग
इन्फेरेंस कैन बी मेड आफ्टर रीडिंग द गिवन टेबल। अच्छा ठीक है। नंबर 1 में पॉइंट में दिया हुआ है रूरल इंडियंस आर मेनली बोरोड फ्रॉम द इंफॉर्मेशनल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन 2012। नहीं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड पॉइंट में। देखो, इन इंडिया बैंक्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल बैंक्स, है ना, कि रूरल पीपल, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो बैंक्स जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट है, तो बिल्कुल अगर आप देखो परसेंटेज, तो परसेंटेज में कॉर्पोरेट सोसाइटी बैंक 25%, कॉमर्शियल बैंक 25, दोनों को अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, दोनों बैंक्स ही है ना, तो दोनों बैंक्स कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 50%। कितना हो गया, 50%, जो कि बाकी के तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। बट देख लेते हैं सी और डी ऑप्शन को भी। सी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक लेंड टू द कॉमन पीपुल मोर देन द कॉमर्शियल बैंक। क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक कितना 25%, वो कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा, नहीं भाई, दोनों का 25% है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है। डी में देखते हैं, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आर द गो टू द सोर्स फॉर रूरल पीपुल्स व्हेन दे रिक्वायर क्रेडिट। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा वो रिलेटिव और फ्रेंड के पास ही जाएगा। जब उसे क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है वो किसके पास जा सकता है, वो बैंक के पास जा सकता है, वो मनी लेंडर के पास जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर रिलेटिव के पास वो जा सकता है, सबसे पहले प्रायोरिटी वो रिलेटिव को ही देता है, बट छोटे मोटे अमाउंट के लिए। लाइक अगर बात करें तो 10,000, 50,000, 1 लाख, है ना, 5 लाख, इतने तक के जा सकता है। अब उसको 1 करोड़ का जरूरत होगा तो कौन सा रिलेटिव उसको देगा, मार पीट के भगा देगा उसको। ठीक है, 15th नंबर पे आते हैं, रीड द गिवन टेबल। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग रीड। सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2017। ठीक है, 2017 के लिए सिंपली हमें एक डेटा दिया गया है, इसके बेसिस पे हमें सिंपली बताना है। एक तरफ कंट्री है श्रीलंका, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है ग्रॉस नेशनल इनकम या GNI सिंपली हमें दिया हुआ है। फिर सेकेंड में दिया है लाइफ एक्सपेंसी एट बर्थ। ठीक है, अच्छी बात है। फिर है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव। ठीक है, फिर HDI रैंक, है ना, HDI रैंक इन द वर्ल्ड। ठीक है, HDI रैंक क्या है उसके बारे में सिंपली हमें बताना है। तो अगर इन सब में देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द गिवन टेबल चूज द कंट्री द सिटीजन्स ऑफ विच हैव द कंपैरेटिवली बेटर चांस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि कौन से कंट्री के पास ज़्यादा चांस है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो अगर आप श्रीलंका को देखो तो GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उनका सबसे ज़्यादा हाई है। तो पैसा पहली बात तो नेसेसरी है कि हम अपना मतलब कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या है, तो वो पर कैपिटा इनकम ही डिसाइड करेगा या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम ही डिसाइड करेगा। वो है 11,326 और हमारा इंडिया को आप देख रहे हो उसका कितना है 6,653, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू श्रीलंका, है ना। तो चलिए, श्रीलंका इस बारे में तो बाकी सबसे बाजी मार जाता है। सेकंड में देखो क्या है, लाइफ एक्सपेंसी एट बर्थ। अगर उसमें भी आप देखो तो 75.5% जो है वो श्रीलंका ही सबसे ऊपर में है। उसके बाद हमारे पास आता है बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें भी श्रीलंका आगे है। फिर है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन एक कंट्री का जो होता है वो एक टाइप्स का आप बोल सकते हो कि वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि वो कंट्री कहाँ जाएगा, और उसमें भी श्रीलंका जो है सबसे आगे है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका इज द राइट आंसर। HDI जो है, ठीक है, वो भी ठीक ठाक है श्रीलंका का, मतलब 76 है, बाकी के कंपेयर में तो सबसे कम है, बट चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑड नंबर को सिंपली फाइंड आउट करना है। ऑड नंबर मतलब ऑड मतलब जो सबसे अलग है। ठीक है, ए पार्ट में क्या है, फार्मर, शॉपकीपर, सिविल इंजीनियर। ठीक है सर, सही है। बी दिया है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, फिशरमैन और डॉक्टर। ठीक है। सी पार्ट में क्या है, फूड प्रोसेसर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, और वर्कर इन द टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, और डी पार्ट में दिया है माइनर, होस्टलियर, ऑयल फील्ड वर्कर। ठीक है,
अगर इन सबको हम लोग देखें तो एक चीज़ तो हमें पता चल रहा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, जो हमारा फार्मर है, शॉपकीपर है, सिविल इंजीनियर है, कहीं ना कहीं वो या तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का एम्प्लॉय है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वर्कर है ना। जैसे फार्मर क्या होता है, वो सिंपली एक टाइप्स का वर्कर ही होता है हमारे प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। तो उसी टाइप से शॉपकीपर भी देख सकते हो, सिविल इंजीनियर भी देख सकते हो, वो सब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के या तो एम्प्लॉय है या फिर वर्कर है। बी पार्ट में देखो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, ये भी हमारा एक टाइप्स का एम्प्लॉय है। फिशरमैन, ये भी एक टाइप्स का वर्कर है। डॉक्टर भी वर्कर है, ठीक है। यानी कि बी पार्ट वाला भी हमारे पास क्या है, सारे के सारे या तो एम्प्लॉय हैं या फिर वर्कर है। जबकि अगर हम लोग देखें सी पार्ट में तो फूड प्रोसेसर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, और वर्कर इन टेक्सटाइल मिल्स है। तीनों का तीनों जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में बिलोंग करता है। बोलो करता है या नहीं करता है? करता है ना। तीनों का तीनों फूड प्रोसेसर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गया, या फिर वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल्स हो गया, तीनों के तीनों सेकेंडरी सेक्टर्स के ही वर्कर हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों का झलक मिलता था, यहां पर केवल और केवल हमें सेकेंडरी का मिल रहा है। और ऑड वन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। बट डी भी देख लेते हैं, माइनर है, हॉस्टलियर है, ऑयल फील्ड वर्कर्स। हाँ बिल्कुल, ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही हमारा ऑड देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज रिसीव्ड एन इमेंस बूस्ट आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि कौन सा इंडस्ट्री जो है उसने सिंपली क्या किया था कि एक टाइप्स का इमेंस बूस्ट मिला था उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि जितना से जितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा जो हो रहा है, ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यानी कि जितने भी टाइप्स के केमिकल्स हैं, जितने भी टाइप्स के पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्शन का काम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था, ठीक है। यहाँ पर तो सर केमिकल इंडस्ट्री भी है, तो केमिकल इंडस्ट्री भी इसका राइट आंसर होता अगर कहीं भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑप्शन नहीं होता तो। बट अगर हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगा। केमिकल इंडस्ट्री में तो जो लैब में केमिकल्स बनाते हैं उसमें भी वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को केमिकल्स चाहिए होता है दवाई बनाने के लिए, तो वो सब भी आ जाएगा। तो फिलहाल हो जाएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 18th पार्ट में आते हैं। 18th पार्ट में है, व्हाट वेयर द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। कौन सा? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन है। ए पार्ट में देखो, इट इंक्लूड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कहता था? नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसा बात करते हो यार, नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी महात्मा गांधी जी बनाना ही नहीं चाहते थे। हाँ, क्या है? महात्मा गांधी वांटेड द ब्रिटिश टू रूल इंडिया बेस्ड ऑन दैट। कसम से अगर गांधी जी होते ना, पकड़ पकड़ के मारते ये एडू कार्ड का जो ऑप्शन लिखा है। ठीक है, बी पार्ट में हो, द लेटर कंटेन्स 11 डिमांड्स फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। दे इंक्लूड फेयर ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, फ्रीडम टू रिवोल्यूशन एंड द अदर प्रिजनर्स इटीसी। हाँ बिल्कुल, ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी पार्ट में देखो, दे लेटर इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू रूल इंडिया एज पार्टनर। सच में भाई बता रहा हूँ, जिस टाइप से इन्होंने ऑप्शन लिखा है ना, गांधी जी होते तो दौड़ा दौड़ा कर मारते इन लोगों को। डी है, द लेटर इंक्लूड द रिक्वेस्ट टू फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। 19 में आइए, 19 में क्या दिया है? विच कॉन्टिनेंट वाज मॉन्यूमेंटली अफेक्टेड बाय द रिंडर पेस्ट, है ना। ये रिंडर पेस्ट पढ़ो और सिंपली समझ जाओ कि ये अफ्रीका से ही रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर हो गया। बट देखते हैं, इन द 19th सेंचुरी रिंडर पेस्ट क्या था? अगर ये बात करें तो सिंपली अबाउट 1880 के अप्रॉक्स का बात है, ठीक है। और तुमको याद होगा कि उस चैप्टर में हमने सिंपली, मैंने हालांकि वो नहीं पढ़ाया, बट उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 1892 तक आते आते तक लगभग 90% कैटल जो था वो किल्ड हो गया था, ठीक है, यही रिंडर पेस्ट के कारण। फिर है हमारे पास 20, ऑप्शन नंबर बी होगा उसका राइट आंसर। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, इसके बारे में बताना है। चलो देख लेते हैं क्या है। पहला है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। लगभग हाफ ऑफ द वर्कर्स जो है कंट्री का वो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, लगभग 65% है ना एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अबाउट 50% है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है।
अबाउट हाफ मतलब वही ना 50% हो गया। फिर देखो सेकंड क्या है, प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इन द कंट्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग देखें ना तो आजकल के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम लोग का अभी अर्ली ऑन डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे आगे निकल चुका है, यहाँ तक कि प्राइमरी सेक्टर से भी ज़्यादा। किसमें? तो जीडीपी में, है ना, जीडीपी में पार्टिसिपेंट में टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल है। फिर थर्ड में देखो प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है और टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा, बिल्कुल ये जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा देख लो, ऑप्शन ए सही था और ऑप्शन थर्ड सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी जहां से 2 नंबर, 3 नंबर और 5वें नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैपिंग वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसको हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइम सेव करके रख लोगे 4:47 पे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा और दूसरा वीडियो मिलेगा 7 PM यानी शाम को 7:07 पे। ये 2 टाइम आप सेव करके रख लो, पर डे आपसे मिलेंगे और नए नए सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी इंग्लिश और हिंदी का सैंपल पेपर बाकी है, उसका भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर